हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आईटीआई के लिए। तो आज प्रैक्टिस सेशन 2 होगा। दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस सेशन 1 अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। तो 15 क्वेश्चन में से कितना आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो कोई न कोई आपकी आईटीआई के शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पहला है, वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो वायरिंग होती है, वायरिंग आप जानते हैं घर में आप केसिंग कैपिंग वायरिंग करते हैं, कंड्यूट वायरिंग करते हैं। तो उसका नाप लेने के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है, धागा का, नापने का फीता का या स्केल का। तो देखिए, कोई भी नाप है उसको सिस्टमेटिक तरीके से नापने के लिए हम नापने का फीता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे हम टेप भी बोलते हैं। तो मेजरिंग जो टेप होता है दोस्तों, उसके द्वारा हम वायरिंग का नाप इजीली से ले लेते हैं। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों होता है, कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुना भारी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुना भारी होता है। पहला दिया 1840, दूसरा 132, तीसरा दिया है दोस्तों 1320, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1320। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन की अपेक्षा कितना होता है, 1320 गुना भारी होता है। ओके। तो इस बस का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान पोलरिटी का प्रभाव। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैग्नेटिज्म से है। तो जो समान पोलरिटी है, यानी समान पोलरिटी का मतलब अगर ए प्लस है तो ए भी प्लस है। तो अगर समान पोलरिटी है तो उसका प्रभाव क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को ढकेलता है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ढिसुम ढिसुम करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे जो समान पोलरिटी होती है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर ढकेलता है। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ ढकेलता है, दूर ढकेलता है। और अगर यहीं असमान पोलरिटी रहे, यानी एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, यही सेम चुंबक का प्रॉपर्टीज भी होता है। अगर दोस्तों उसमें अगर नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ पोलरिटी रहती है तो चुंबक को कभी आप देखे होंगे सटता नहीं है, एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। वहीं एक नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड होता है, तो वह एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो समान पोलरिटी का जो प्रभाव होता है एक दूसरे को दूर ढकेलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत रेल में उपयोग की जाती है। तो विद्युत रेल में क्या उपयोग की जाती है, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो डीसी सीरीज मोटर होती है वह विद्युत रेल में प्रयोग की जाती है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपना जो रेल का इंजन होता है तो जब मतलब रेल शुरू होती है तो उस टाइम क्या होता है, डब्बे को लोड लेकर आगे बढ़ता है। ठीक है, विदाउट लोड वो आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए
जो विद्युत रेल है उसमें डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो दोस्तों दो प्रकार होता है, एक फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। तो प्रश्न में पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो मिडिल जो मध्यमा मध्यमा होती है वह हमेशा क्या करती है, वह करंट को शो करती है, ठीक है, या ईएमएफ को शो करती है। और दोस्तों जो फोर फिंगर होता है, फोर फुट फिंगर या तर्जनी जो होती है वह हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसे शो करती है। और जो अंगूठा होता है वह चालक की घुमाव की दिशा को शो करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चालक की घुमाव को दिशा को ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अंगूठा जो दर्शाता है चालक की घुमाव की दिशा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रजिस्टेंस है। तो चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं पी का तीन फार्मूला होता है, यानी पावर का तीन फार्मूला होता है। पी बराबर वी आई होता है, बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है, बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में दिया है आपका पी दे दिया है 100 वाट दिया है, देन उसके बाद वी दे दिया है कितना 250 वोल्ट दिया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो जो पावर का है वी स्क्वायर बटे आर इस फार्मूले में फिट कर देंगे। ठीक है, रख लेते हैं। तो यहाँ P बराबर दिया है, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर फार्मूला होता है। तो P के जगह हम 100 रख देते हैं और V के जगह 250 का वर्ग है तो 250 इंटू 250 कर लेते हैं और R का मान निकाल लेंगे। तो R ऊपर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं 250 गुणे 250 बटा के 100। तो दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो जाएगा और 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 ओम आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 625 ओम आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में, यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट का मतलब एसी एसी सर्किट में क्या होता है, करंट का मान सदैव स्थिर होता है। तो देखिए दोस्तों इसका लॉजिक होता है, एक एसी का समझ लीजिए और एक डीसी का समझ लीजिए। देखिए एसी में क्या होता है, हमेशा करंट समय के साथ चेंज होता रहता है, एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है। और एसी में फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जीरो होता है। ठीक है, वहीं बात करें डीसी में तो डीसी में समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, सीधा कांस्टेंट होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी डीसी में जीरो होता है। ठीक है, तो दो बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है अल्टरनेटिंग करंट में, तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलेगा, यानी करंट की डायरेक्शन और जो एम्पलीट्यूड है जो पॉजिटिव से जो नेगेटिव जा रहा है वह समय के साथ चेंज होता रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट करंट में सर्किट। तो डायरेक्ट करंट में अभी बताए हैं कि करंट का मान और समय के साथ क्या होगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। करंट का मान समय के साथ बदलता है नहीं बदलता है। करंट का मान और दिशा समय के साथ बदलता है नहीं, करंट का मान स्थिर रहता है। ठीक है, करंट का मान और दिशा स्थिर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी करंट का मान और दिशा स्थिर होता है किसमें, डीसी में। ठीक है, डायरेक्ट करंट में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो कौन सा पंखा है। दोस्तों आप सभी के घर में, हम सभी के घर में सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा होता है। तो उसमें देखते हैं अक्सर जो बाहरी आवरण घूमता है, ठीक है,
तो बाहरी आवरण घूमता है तो इसका मतलब उसमें हम एसी को दे रहे हैं, एसी का प्रभाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो छत के बाहरी पंखे का जो बाहरी आवरण है वो अगर घूम रहा है तो एसी है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत के पंखे का बीच का रोटर, अगर ये छत का पंखा है, बाहरी आवरण न घूम के बीच का रोटर घूम रहा है, बाहरी आवरण स्थिर है, तो वह पंखा जो है डीसी होता है। याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहरी घूम रहा है तो एसी है, अगर अंदर वाला घूम रहा है तो डीसी है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी की बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बनते हों तो कौन सी सप्लाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यह अपना डीसी सप्लाई दिया जाता है। अगर पानी रख दें एक गमला में, उसमें दो वायर को अंदर इनपुट करा दें तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। तो अगर बुलबुले निकलते हैं तो वह डीसी उसमें सप्लाई दिया जाता है। यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कॉपर से आयरन की तरफ चलते हैं, किसी भी और नहीं चलते हैं, आयरन से कॉपर की ओर चलते हैं, या कॉपर से प्रोटॉन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन कॉपर से आयरन की तरह चलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाए तब लोड का कुल रजिस्टेंस होता है, क्या होता है, समान रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब लैंप लोड दशा में एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किया जाता है तब लोड का कुल रजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम जानते हैं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, तो आर का मान जब घटता है तो करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक से अधिक पावर वाले बल्ब का इस स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, तो कौन सी सप्लाई है। दोस्तों, एक से अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच अगर ऑफ कर देने से प्रकाश धीरे धीरे देखते हो तो मंद होता रहता है, यानी बुझता रहता है। तो कौन सी सप्लाई होती है, एसी होती है, बीसी होती है, डीसी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी डीसी सप्लाई होती है। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन का डिस्कशन, यानी मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस सेशन से जुड़ जाइए, आगे आने वाले जो आपका आईटीआई एग्ज़ाम है उसमें 100% आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, और भी इससे नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।